नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सियासत पर किताब, जी हां, पीएम मोदी पर एक किताब लिखी गई है। मोदी एट 20 नाम की यह किताब पीएम मोदी के राजनीतिक सफर पर आधारित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस किताब का शनिवार को छत्तीसगढ़ में विमोचन करेंगे। वहीं इस किताब के विमोचन से पहले ही इसे लेकर के सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस को एक किताब पढ़ने की सलाह दी है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए भाषण पर भी जीएसटी लगाने की सलाह भाजपा को दे डाली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम है मोदी एट 20। छत्तीसगढ़ में किताब पर विमोचन से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। विमोचन से पहले ही सियासी सलाह देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी सफर पर यह किताब लिखी गई है। कई विशेषज्ञों ने इस किताब में अपने लेख भी लिखे हैं। टोटल 21 चैप्टर इस किताब में है। 21 चैप्टर की यह किताब है। पीएम मोदी के 20 साल के राजनीतिक कार्यकाल का इसमें उल्लेख किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसमें एक लेख लिखा है और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस किताब का विमोचन करेंगे। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और जहां वे इस किताब का विमोचन करेंगे। तो किताब को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ओपी चौधरी ने एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भी इस किताब को पढ़ें। ये 20 ये पुस्तक पब्लिश हुई है और इसमें एक्चुअली मोदी जी ने जो 20 इयर्स एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो उन्होंने 20 साल का अपना समय पूरा किया, 2021 में समय पूरा हुआ था। तो लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके इस तरह का अचीवमेंट हासिल करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति हैं एक डेमोक्रेसी में, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में। सभी कांग्रेसी नेताओं को सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं तो पूरे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, या भारत देश का प्रधानमंत्री हैं तो पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, कि उसका सबका प्रधानमंत्री होता है। हाँ, अभी तो हम लोगों ने देखा है कि कैसे सबके जेब में अदृश्य वाला जो पाइपलाइन लगा है, जैसे जेब से पैसा निकल रहा है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स जो कहते थे, तो उसमें अब तो दूध, दही, मठा सब लग गया। मेरा सुझाव है कि जीएसटी ना भाषण पे लगा देना चाहिए, तो उससे अच्छी कमाई होगी। तो भाषण पर भी जीएसटी लगा देना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। पीएम मोदी पर एक किताब लिखी गई है। मोदी एट 20 नाम की एक किताब है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर पर आधारित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस किताब का शनिवार को छत्तीसगढ़ में विमोचन करने वाले हैं। किताब के विमोचन से पहले ही इसे लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को किताब पढ़ने की सलाह दी है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए और तंज भरे लहजे में कहा कि जीएसटी भाषण पर भी लगा देना चाहिए, उससे अच्छी कमाई होगी। तो किताब पर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तो हमने देखा है कि कैसे सभी के जेब में अदृश्य पाइपलाइन लगी हुई है और इस पाइपलाइन के जरिए जेबों से पैसा निकाला जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद, इन सब पे जीएसटी लग गया। इसके अलावा जीएसटी वन नेशन वन टैक्स पर मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अब तो दूध, दही और मट्ठे पर भी जीएसटी लग गया है। उन्होंने कहा तो मेरा सुझाव यह है कि भाषण पर भी जीएसटी लगा देना चाहिए, इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। तंज भरे लहजे में, व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने ये बात कही। तो बीजेपी प्रवक्ता ओपी चौधरी ने एक किताब लिखी है, मोदी एट 20 इस किताब का नाम है। टोटल 21 चैप्टर इस किताब में है और इस किताब का विमोचन कल यानी कि शनिवार को होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रायपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे इस किताब का विमोचन भी करेंगे। इस किताब की अगर बात की जाए तो इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के राजनीतिक कार्यकाल का उल्लेख है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसमें एक लेख लिखा है। कल गृह मंत्री अमित शाह इस किताब का विमोचन करने वाले हैं। कल वे छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इस किताब का विमोचन करेंगे। किताब को लेकर के छत्तीसगढ़ में सलाह की सियासत देखने को मिल रही है। प्रदेश प्रवक्ता ओपी चौधरी ने एक सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता भी इस किताब को पढ़ें, क्योंकि पीएम मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल के नहीं हैं।
तो किताब पर सियासत देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर एक किताब लिखी गई है और उसे लेकर के विमोचन से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे, एक एक करके उनसे आपको परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अभय नारायण जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे राजकुमार राठी जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे लखन चौधरी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा कांग्रेस से। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं अभय नारायण जी। अभय जी, ओपी चौधरी जी की जो किताब आई है और उसका विमोचन होना है कल, मोदी एट 20, और वो ये कह रहे हैं कि इस किताब को कांग्रेस के लोगों को भी पढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं ओपी चौधरी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने किताब लिखी और एक कलेक्टर की नौकरी करते थे, आज भाजपा के प्रवक्ता हैं, एक लेखक के रूप में उनकी किताब भी आ गई। अब दूसरी बात कि उन्होंने किताब किस पे लिखी? नरेंद्र मोदी पे। आपकी पार्टी, आपके नेता और आप लेखक, जिस तरह पहले के राजा महाराजा होते थे तो उनके दरबार में कभी रहा करते थे, तो कुछ रत्नों के थे जो नवरत्न कहे जाते थे और कुछ कभी भाट कवि होते थे। तो भाट कवियों का काम होता था अपने राजा की तारीफ करना। तो आज जो इतिहास को मोड़ने का, इतिहास को खराब करने का, इतिहास को उल्टा बताने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वहीं साथ साथ में अपने नेताओं को गुणगान में लिखकर कर रहे हैं। और ओपी चौधरी जी की सलाह से भी मैं सहमत हूँ कि कांग्रेसियों को पढ़ना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेसियों के 90% पढ़े लिखे लोग हैं, जो साहित्य में रुचि रखते हैं, पत्रकारिता में रुचि रखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, देश का इतिहास पढ़ते हैं। अरे कांग्रेस का इतिहास, इस देश का इतिहास और आजादी का इतिहास तो हम एक साथ पढ़ते हैं। नेहरू जी की लिखी किताबें ओपी चौधरी जी पढ़े, उनके दिमाग खुल जाएंगे। महात्मा गांधी की सत्य आधारित जो उनका जीवन परिचय है उसको पढ़े, जो महात्मा जी ने लिखा है सत्य एक खोज, उसको पढ़े। कांग्रेस के तमाम हमारे नेता हैं जिन्होंने किताबें, नेहरू जी तो जेल में जो चिट्ठियां लिखे इंदिरा जी को, वो चिट्ठियां पढ़ने की योग्य हुआ करती थी। लेकिन मुश्किल ये है कि ओपी चौधरी जी कलेक्टर थे, 15 साल उन्होंने रमन सिंह को नेता के रूप में देखा। आज जब रमन सिंह की नहीं चल रही है, आज जब रमन सिंह जी इस प्रदेश में अपरिहार्य हो गए, आज इस प्रदेश में अदृश्य होने की तैयारी में है, तो ओपी चौधरी जी को एक नेता खोजना था। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नेता खोजा और किताब लिख के उसका विमोचन करा रहे हैं। किताब मोदी के ऊपर, विमोचन अमित शाह करेंगे और लेखक हैं ओपी चौधरी। तो आप सोचिए कि वहां पे क्या हो रहा है। अरे उस किताब का विमोचन कोई बड़े साहित्यकार से होता, उस किताब का विमोचन कोई कुलपति के हाथों होता, उस किताब का विमोचन कोई विचारक के हाथों होता, तो समझ में भी आती, कोई बात होती, तो हम उनकी सलाह को मानते। किताब तो हम पढ़ेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, किताब तो पढ़ेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, किताब तो पढ़ेंगे ही। और आपने एक बात कही है कि इस किताब का विमोचन किसी साहित्यकार के हाथों होता तो बात ही अलग होती। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपने अभी बात सुनी अभय नारायण जी की। वो कह रहे हैं कि इस किताब का विमोचन अगर किसी साहित्यकार के हाथों होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस खाली भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से बुराई की जाए, यही कांग्रेस को दिखाई देता है। अगर अमित शाह जी कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मोदी जी के संघर्ष की कहानी है। और मैं समझता हूं देश में सबसे बड़ी आबादी अगर है तो युवाओं की है, और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति संघर्ष करके देश में सर्वोच्च पद पर पहुंचता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे युवा इस बात से प्रेरणा लेकर अपने आप को जो है ज्यादा वो उभारेंगे और बहुत सारी प्रतिभाएं देश में आने वाले समय में सामने आएगी। और इस प्रकार का किताबों का विमोचन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस से कई नेताओं पर किताब लिखी गई है और उसका विमोचन हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई विषय है। कांग्रेस को कोई ना कोई विषय चाहिए और देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का करते हैं। मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर एक अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, उनके हाथ से अगर विमोचन हो रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मेरा यही सवाल रहेगा लखन चौधरी जी से भी। लखन जी, आप उनकी इस बात से कितना सहमत है? उनका कहना यह है कि बेहतर होता अगर कोई साहित्यकार विमोचन करता। क्या कहेंगे इस पर लखन जी? के हाथ में हो ये कोई जरूरी नहीं है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, बहुत से जो
जो एकेडमिशियन हैं और जो साहित्यकार हैं वो खुद जो है नेताओं और मंत्रियों के हाथ में, नेताओं के बंगलों में जाकर जो है अपने किताबों का विमोचन कराते हैं। तो ये मुद्दा नहीं है। देखिए, मुद्दा महत्वपूर्ण ये है कि ओपी चौधरी जी की राजनीति में जिस तरह से उस समय एंट्री हुई थी 2018 में, उसके बाद से चुनाव भी हार गए और आज हाशिए पर चले गए हैं। और कहा जाता है कि जिन लोगों के माध्यम से वो राजनीति में आए थे भाजपा में, उनका जो गुट है वो भी इस समय प्रभावी नहीं है। छत्तीसगढ़ में गुटबाजी चल रही है और उनको हाशिए पर डाल दिया गया है। तो इन सब चीजों को लेकर भी शायद वो छत्तीसगढ़ भाजपा के मुख्य धारा में आना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इस तरह की किताबें लिखी हैं। और ठीक है, पढ़े लिखे आदमी हैं, कलेक्टर रहे हैं और पढ़ना लिखना उनकी हॉबी भी है, तो इसी बहाने जो है उन्होंने बहुत सारा अध्ययन भी किया होगा। मोदी मॉडल से लेकर तमाम चीजों के बारे में किताब में होगी। अभी तो किताब खैर आएगी, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि किताबों में किस तरह की चीजें हैं। लेकिन प्रमुख रूप से मुझे लगता है कि सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना इस किताब लिखने का प्रमुख उद्देश्य होगा, ऐसा जो है लगता है। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, दिव्यांशु जी, एक चीज और मैं कहूंगा कि ओपी चौधरी जी देखिए, जब कलेक्ट्री में थे तो उनकी लोग बाग तारीफ करते थे, युवा वर्ग भी के लिए भी वो एक आइकान थे और बहुत से लोग भी उनकी जो है पृष्ठभूमि को लेकर जो है उत्साहित होते थे। लेकिन जब से वो राजनीति में आए हैं, थोड़ा सा उनके प्रति लोगों का नजरिया भी बदला है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भूपेश बघेल के टारगेट में भी वो हमेशा रहते हैं, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बहुत समय से पहले वो राजनीति में आ गए, थोड़ा सा और जल्दबाजी किए, समय थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। कई तरह की बातें हैं। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि किताब के बहाने वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में, भाजपा में। यही इसका मुख्य मकसद होगा। चलिए, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, आपने उनकी बात सुनी। लखन जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में स्थापित करने के उद्देश्य से किताब लिखी गई है, क्या कहेंगे इस पर? और मैं समझता हूँ जन सेवा की भावना को लेकर चौधरी जी ने जिलाधीश रहते हुए, इतने बड़े प्रशासनिक पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का दर्द है और उनके सेवा करने की मंशा है। और जब राजनीति में आदमी स्थापित होगा तभी समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा कर पाएगा। तो उसमें भी कहीं कोई बुराई नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की राजनीति में जो है व्यक्ति, हर आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन उन्होंने जो किताब लिखी उस विषय को देखना चाहिए कि किताब किस पे लिखी है। एक ऐसे व्यक्ति पे जो गरीब परिवारों में पैदा हुआ, जो पिछड़ी जाति से आता है और जिसने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, उस व्यक्ति पे किताब लिखी है जो आज देश में शीर्ष पद पर पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ओपी चौधरी की जो किताब है वो युवा वर्ग को एक प्रेरणा देने की काम करेगी कि हम एक अगर उद्देश्य लेके चलते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं है। आदमी किसी भी पद पर पहुंच सकता है। एक जन भावना, जन सेवा की भावना होना चाहिए। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इस किताब के आने के बाद हमारे जो युवा है और देश की 65% आबादी जो है युवाओं की है, उनको प्रेरणा मिलेगी। एक अच्छा काम ओपी चौधरी जी कर रहे हैं, हमको इनकी तारीफ करना चाहिए। जी अभय जी, राजकुमार जी कह रहे हैं कि युवाओं को इस किताब से प्रेरणा मिलेगी, क्या कहेंगे? 2 करोड़ जो युवा रोजगार नहीं पा सके और 16 करोड़ की संख्या हो गई 8 साल की, उनको क्या प्रेरणा मिलेगी उस किताब से? हाँ जरूर, जो ओपी चौधरी जी बेरोजगार हो गए कि अचानक IAS और कलेक्टर की नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, चुनाव लड़े, चुनाव भी नहीं जीत पाए, जिस नेता के साथ आए वो नेता भी आज हथिये पे जा रहा है, तो वो अपने रोजगार की व्यवस्था जरूर कर रहे हैं। तो मैं तो प्रार्थना करूंगा कि और किताबें लिखें, छत्तीसगढ़ पे लिखें, छत्तीसगढ़ के युवाओं पे लिखें, छत्तीसगढ़ के राम वनगमन पथ पर लिखें, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ मॉडल की योजनाएं चल रही हैं जरा उन पे अध्ययन करें। यहाँ पे IAS रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बेहतर जानने का प्रयास करें। रहा नरेंद्र मोदी का सवाल, तो आज उनकी सत्ता है, उन पे हजारों लेख, लाखों कविताएं और रोज किताबें लिखी जा रही हैं। तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी जी पे किताब लिखना नहीं है। क्या उस किताब में अटल बिहारी वाजपेयी के उस वाक्य का भी प्रयोग किया गया जो इनके बहुत बड़े नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे और हम सब प्रीतम का सम्मान कर। जब गुजरात के कहा था मोदी जी के लिए कि राज धर्म का पालन करना चाहिए, क्या गोधरा के दंगों का उल्लेख उसमें किया गया है? किस तरह अमित शाह और मोदी की राजनीतिक यात्रा वहां चली और किस तरह राजनीतिक हत्याएं वहां होती रही, क्या उस पक्ष का भी उसमें उल्लेख किया गया है? मोदी Act 20 में क्या है? मोदी का गुणगान,
मोदी का गुणगान तो आज वैसे भी बहुत सारे भाट कवि है कर रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे थे छत्तीसगढ़ में कोई गोष्ठी होती और छत्तीसगढ़ के विकास पे होती और ओपी चौधरी जी आयोजित करते, वो बधाई के पात्र थे। अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या कैसे समाप्त हो और केंद्र की क्या भूमिका है उस पर कोई गोष्ठी होती और ओपी चौधरी जी आयोजक होते तो उनका बहुत सम्मान होता। छत्तीसगढ़ के युवाओं को कैसे रोजगार केंद्र में मिलेगा, इस पे अगर कोई गोष्ठी होती और ओपी चौधरी जी उसके आयोजक होते तो उसके वो निश्चित रूप से सम्मान के पात्र होते। ये अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए मोदी चालीसा का पाठ होगा और किताब आएगी, हम सब पढ़ेंगे और किताब पढ़ने के बाद ही टिप्पणी करना किताब के ऊपर उचित है। मैं बिल्कुल लखन चौधरी जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि किताब के पढ़े बिना उस पर कोई टिप्पणी करना उसके प्रति अन्याय होगा। लेकिन हम जानते हैं कि आज मोदी चालीसा का युग है। जिस भाजपा के नेता को स्थापित होना है वो मोदी चालीसा का पाठ करता है। जिन भ्रष्टाचारी नेताओं को स्थापित होना है, दूसरी पार्टियों में रहेंगे, विपक्षी पार्टियों में रहेंगे तो ईडी के और इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, वो मोदी चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि किताब उसी का अंग ना हो जाए। अमित शाह जी के हाथों एक किताब का विमोचन हो रहा है, हम तो शुभकामना देंगे कि उसमें कुछ अच्छी बातें हों। हर व्यक्ति का अच्छा और बुरा पक्ष दोनों होता है, बिल्कुल। तो किताब का लेखक यदि अच्छा और बुरा पक्ष दोनों को लिखता है तो वो लेखक कहलाता है। इतिहास हो, समय काल चलने वाली घटनाएं हो, तो दोनों का वर्णन होना चाहिए। आज हम आजादी 15 अगस्त को आजादी दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस मनाते हैं जी। ये इनकी अपनी अपनी भावना है। हम मोदी जी को लेके क्या राय रखते हैं और ये मोदी जी को लेके मोदी 20 लिखे हैं, तो इनका है कि मुझे राज्यसभा में भेज दो, मुझे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दो, जो ऑलरेडी अरुण साहू जी बन गए, मुझे भारतीय जनता पार्टी में स्थापित करो। तो ये मोदी चालीसा के पाठ के सिवा कुछ ज्यादा सिद्ध नहीं होने वाला। चलिए, मोदी चालीसा की बात आपने कही है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, अभय जी कह रहे हैं कि वो आएंगे और वहां पर मोदी का गुणगान किया जाएगा और उनका कहना ये भी है कि बेहतर होता कि अगर गोष्ठी होती इस पर कि नक्सली समस्या कैसे खत्म की जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। वो कह रहे हैं अगर ये बेहतर होता अगर इन विषयों पर चर्चा होती बजाय किसी पुस्तक को लिख करके उसका विमोचन करने के। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूं कि आज मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहचान बनाए हुए हैं और लगातार मैं समझता हूं भारत की छवि में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, पूरे विश्व पटल पे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में हुई है, देश के रूप में हुई है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। ये मोदी चालीसा की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मोदी जी की तारीफ करता है। हमने 2004 से 2014 तक एक कमजोर राष्ट्र के रूप में भारत को देखा है और ये भी देखा है कि उस समय देश के प्रधानमंत्री का रिमोट कंट्रोल कहाँ होता था और देश की स्थिति को किस प्रकार से विश्व में आंका जाता था। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथी प्रवक्ता भी जानते हैं और इस बात को स्वीकार भी कांग्रेस के लोग करते हैं कि 2014 के बाद से विश्व में भारत की छवि एक अलग राज्य के देश के रूप में स्थापित हुई है और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत जाना जाता है। मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, जिसकी मां 10x10 के कमरे में रहती है, जिसका भाई जो है पेट्रोल पंप में सर्विस करता है। मेरे साथी प्रवक्ता बताएंगे कि मोदी जी के आज 8 साल का कार्यकाल हो गया है, कौन सा भ्रष्टाचार केंद्र में हुआ है। काजल की कोठरी में रहकर एक व्यक्ति पाक साफ है, उसकी पूरी टीम पाक साफ है। इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए सौभाग्य नहीं हो सकता। कांग्रेस की जो सरकार 2004 में बनी थी और 2014 तक रही तो कितने घोटाले हुए इसकी गिनती नहीं है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, एक्सप्रेशन घोटाला, जिसकी गिनती नहीं है। देश को खोखला करने का काम कांग्रेस ने की थी और अरबों रुपए का कर्ज जो है कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा था, उस कर्ज को चुकाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से एक सवाल आपसे यहाँ करना चाहूंगा। आपने अभी एक जिक्र किया, आपने एक बात कही कि किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ और आपने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर जो साख है भारत की वो बढ़ी है 2014 से लेकर के अभी तक 8 सालों में। लेकिन महंगाई का क्या, बेरोजगारी का क्या? अभी इसी विषय को लेकर के जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने एक बात कही कि एक अदृश्य पाइपलाइन बना दी गई, एक पाइपलाइन बिछा दी गई है जिसके माध्यम से जो लोगों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आपने जो है जीएसटी लगा दिया है, हर चीज पे तो जीएसटी लगा दिया है, दूध दही मट्ठी पे भी जीएसटी लगा दिया है। क्या कहेंगे उस पर? रोजगार दिया है। एक चपरासी के पद का अगर प्रदेश में सृजन होता है तो 2 लाख लोग आवेदन देते हैं
मुझे लगता है कि कांग्रेस की जब से प्रदेश में सरकार बनी है, आप देख लीजिए, आज मैं तहसील कार्यालय गया था, रजिस्ट्री ऑफिस गया था, सब जगह ताले लटक रहे हैं। प्रदेश में सारे कर्मचारी स्ट्राइक में है, सारे वर्ग इनसे खुश है। क्या है, आप महिलाओं को ले लो, महिलाओं से शराबबंदी का वायदा करके इन्होंने झूठ बोला, युवाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया। ये छलावे की सरकार है और 2023 में जब चुनाव होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है इस प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस प्रदेश का विकास कर सकती है। राजकुमार जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि एक अदृश्य पाइपलाइन बिछा दी गई है जिसके माध्यम से लोगों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। हर चीज पर जीएसटी लगा दी गई है, पेट्रोल डीजल समेत रसोई गैस की बात कर लें, चाहे अब तो दूध दही और मट्ठी पर भी जीएसटी लगा दिया है, उस पर क्या कहेंगे राजकुमार जी? लगता है राजकुमार जी से हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए मैं लखन जी का एक बार कर लेता हूं। लखन जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक अदृश्य पाइपलाइन वाली बात वो कह रहे हैं और दूध दही मट्ठे इस तरह की जो चीजों पर जीएसटी लगाया गया है, महंगाई की जो मार पड़ रही है आम आदमी पर, उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है। क्या कहेंगे इस पर लखन जी? समर्थन करता हूं कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि मिडिल क्लास और जो कम आमदनी वाले जो लोग हैं वो किस तरह से परेशान है, जीएसटी से ले महंगाई से, बेरोजगारी से, युवा वर्ग, तमाम तरह के जो जीवन यापन की जो दिनचर्या की जो चीजें हैं वो किस तरह से महंगी हैं। ये बहुत चिंतनीय बात है। इस पर सरकार को, और मैं तो ये चाह रहा था कि अभय नारायण जी ने जो कहा मैं उसका समर्थन भी करता हूं कि छत्तीसगढ़ में कलेक्टरी किया है ओपी चौधरी जी ने और ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो क्या क्या स्थितियां हैं उनको अच्छी तरह पता है। उस पर उनको कोई अच्छी किताब लिखना चाहिए था और इस बहाने वो राजनीति में भी स्थापित होते, लोगों के दिलो दिमाग में भी वो स्थापित होते। तो एक तो छत्तीसगढ़ के वो स्थानीय आदमी है ही। मुझे लगता है कि इस किताब के बहाने, देखिए इनकी जो पृष्ठभूमि है, 4 साल पहले भी जब इनको कलेक्टरी छोड़ी थी और जो है राजनीति में आए थे, टिकट मिला था, तो जब गए थे तो मोदी इनके शायद आदर्श हैं। मोदी जिस तरह से संसद भवन में गए थे तो साष्टांग जिस तरह से उन्होंने दंडवत किया था उसी तरह ही अपने घर में किए थे और मोदी इनका आदर्श रहा है। तो मोदी पर एक किताब लिखकर ये शायद छत्तीसगढ़ भाजपा में ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए मोदी मेरे आदर्श हैं और आने वाले दिनों में ओबीसी चेहरा के रूप में मुझे आप यदि लाते हैं तो मैं आपको जो है कोई अच्छा जो है जन समर्थन दिला सकता हूं। शायद इनकी ये मंशा होगी क्योंकि ओबीसी चेहरा अभी छत्तीसगढ़ की राजनीति में केंद्र बिंदु में जा रहा है। जिस तरह से अरुण साव को इन्होंने बनाया है एक ओबीसी चेहरा, तो भविष्य में शायद ओपी चौधरी भी ओबीसी चेहरा बनना चाह रहे हो, इसलिए भी ये सारी कवायदे हो रही हो। लेकिन बहरहाल किताब के लिए शुभकामना है। लेकिन मैं भी ये चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं यहाँ के लोगों की, युवाओं की, उस पर वो किताब लिखे तो उनको और जन समर्थन मिलेगा। वो एक अच्छे आदमी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति में आने के बाद व्यक्ति की, और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज वाकई में कि किताब में मोदी जी के दोनों चेहरों पर भी है कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो इस तरह से यदि निष्पक्षता के साथ किताब में विवरण आएगा, उसकी जानकारियां आएंगी तो किताब लोकप्रिय होगा। अन्यथा फिर वो एक सियासत का, राजनीति का जो है एक कबाड़ा जो है बन के रह जाएगा। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि किताब अच्छी होगी और उसके लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं ओपी चौधरी जी को। लखन जी, मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल और रहेगा कि भी राजकुमार जी ने एक बात कही थी कि 2014 से लेकर के अभी तक का जो समय हम देख रहे हैं 8 साल में, वो कह रहे हैं कि वैश्विक तौर पर भारत की जो साख है वो बढ़ गई है। और उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में ये करिश्मा हुआ है और वैश्विक तौर पर भारत की साख बढ़ी है। और उनका कहना है हर तरह से बहुत अच्छा वो बता रहे हैं। और ये सारी बातें शायद उन्होंने किताब में लिखी भी होंगी, क्योंकि अभी हमने किताब पढ़ी नहीं है। किताब पढ़ने के बाद पता चलेगा कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है। इस पर क्या कहेंगे लखन जी? बिल्कुल यही सब होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैश्विक स्तर पर मोदी जी की कोई साख बढ़ी है। देखिए, आज पहले एक जमाने में पंजाब से सबसे ज्यादा एनआरआई हुआ करते थे विदेशों में। आज गुजराती सबसे ज्यादा एनआरआई है और अपने लोगों को, गुजरातियों को बुलाकर आप कोई भी कार्यक्रम करवा कर उसको लोकप्रियता सिद्ध करेंगे तो ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। और सही बात हो सकता है कि इन्हीं सब चीजों को लेकर मोदी जी का गुणगान इस किताब में किया गया होगा और
यही सब बातें होंगी। देखना जो है ये है कि अब किताब में किस तरह की चीजों को इन्होंने उठाया, लेकिन किताब का टाइटल जो है वो देखकर तो यही लग रहा है कि मोदी जी के गुणगान ही हुए होंगे, उसके उजले पक्ष, उनके सकारात्मक चीजों को भी इसमें दर्शाया गया होगा, जो है ऐसा लग रहा है अभी तो फिलहाल। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास इतना ही समय था। आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी सफर पर एक किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम है मोदी एट 20। कई विशेषज्ञों ने इस किताब में लेख लिखे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में किताब के विमोचन से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। कल यानी कि शनिवार को इस किताब का विमोचन होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस किताब का विमोचन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है वो अपने आप में बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं, किताब को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा गया है, क्या केवल गुणगान किया गया है या कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं जिससे जो युवा है वो प्रेरणा ले सकेंगे। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।